नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय शुभम सर में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ में कर रहे हैं यूपी पीईटी का मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट हो गया है जिसमें हमने अर्थमेटिक के जो 5 क्वेश्चन आने हैं यूपी पीईटी में उसके बारे में बताया था। उसी में दूसरा मॉक टेस्ट है आज आपके सामने, जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन बताएंगे जो यूपी पीईटी के प्रैक्टिस सेट के हैं। प्रारंभ करते हैं, एक एक करके हम 15 क्वेश्चन देखेंगे क्रम से। पहला क्वेश्चन है आज का, देखो 3087 को छोटी से छोटी किस संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। धन नहीं है, एक घन संख्या बनाना है। पूर्ण कैसी संख्या बन जाए? घन संख्या बन जाए। पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो आप लिखो पहले 3087 पहले कितने से कटेगा? 3 से कटेगा। 3 एक अन्नम 3, जीरो लगा दो, 3 दूनी 6, 7 8, 3 9 27। फिर कितने से कटेगा? 3 से कटेगा। 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12 और 3 त्रिक का 9। फिर कितने से कटेगा? 3 3 6, 7 8 9 10। 3 से नहीं कटेगा, अब 7 से काटो। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29 30, 4 5 6 7 9 का 63। 7 से एक बार और काट दो, 7 7 49। फिर एक बार 7 से काट दो, 7 इकन्नम 7। जब भी घन बनाना होता है तब 3 3 के पेयर ढूंढते हैं, जब वर्ग बनाना होता है तो 2 2 के पेयर ढूंढते हैं। तो देखो 7 तो 3 हो गए, तो ये 7 ये 7 7 मिलकर 7 7 का एक 3 का पेयर बन जाएगा। ये तो पूर्ण घन बना देगा। ये 2 3 है, इसमें एक 3 कम है, क्योंकि घन बनाने के लिए कोई भी अक्षर 3 बार आपस में गुणा होती है तो घन बनती है, और 2 बार गुणा होती है तो स्क्वायर बनती है। तो इसका मतलब एक 3 अगर हम लोग और ले आए अपने पास से, उसमें गुणा कर दें, तो यदि आप 3087 में 3 का गुणा करेंगे तो जो भी संख्या आपको प्राप्त होगी वो एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाएगा? 3 से किया जाएगा। सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न लिखा है, एक संख्या यदि उसी संख्या के 2/3 में जोड़ने से पैंतीस प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा। लिखा हुआ है, एक संख्या यदि उसी संख्या के 2/3 में जोड़ने से 35 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? पहले तो आपको पता होनी चाहिए, एक कोई नंबर है, आप उस नंबर को चाहे जो मान लो, x मान लेते हैं, मान लो संख्या क्या मान लें? आप मान लो संख्या x। कह रहे हैं कि एक संख्या है x, उसी संख्या के 2/3, इस संख्या का 2/3 निकालो और इसी संख्या में जोड़ दो। एक संख्या और उसी संख्या का 2/3 उसमें जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपको? 35 प्राप्त होता है। तो संख्या बतानी, इसका मतलब x की वैल्यू निकाल दो, संख्या आ जाएगी। इसको गुणा करोगे हो जाएगा 2x/3। अब इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा, 3 का गुणा करोगे तो 3x और प्लस में 2x से हो जाएगा 5x/3 और बराबर में हो जाएगा 35। और 5 से काटोगे तो 5 से 35 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी? 7 3 21। इसका मतलब है वो संख्या क्या थी? वो संख्या 21 थी। सही है। बिल्कुल इजी प्रश्न है, क्योंकि यूपी पीईटी के सिलेबस के हिसाब से करवा रहे हैं, तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। अब देखेंगे अगला 3 नंबर क्वेश्चन।
लिखा हुआ किसी संख्या का एक बटे पाँच उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं एक संख्या का 1/3 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है और चाहे 10 कम हो, एक ही तरह लगता है। किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, तो वह संख्या क्या है? आपको संख्या बतानी है। संख्या क्या है अभी आपको नहीं पता। अगर आप x मानेंगे तो x से भी लग जाएगा, अगर x नहीं मानेंगे तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक कोई संख्या कह रहे हैं उसका यदि हम 1/5 करें और दोबारा उसका 1/7 करें तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ जाता है? 10 का अंतर आ जाता है। अच्छा 10 अधिक बताए या 10 कम बताइए, हमेशा अंतर ही होता है, ठीक है। अब एक कोई ऐसी संख्या अगर आप यहाँ x मानोगे तो आपको x का गुणा यहाँ करवाना पड़ेगा, x से गुणा यहाँ करवाना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, x से बचने के लिए कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जो 5 और 7 दोनों से कट जाए, यानी 7 और 5 का मल्टीपल हो। अगर हम लोग 7 और 5 को देखें तो हम संख्या को 35 मान सकते हैं। ये हमने मानी हुई संख्या तो यूनिट में है अभी। ये कह रहे हैं कि यदि उसी संख्या का 1/5 कर रहे हैं तो 35 से 1/5 कर दिया है। दोबारा कह रहे हैं उसी संख्या का 1/7 करते तो 10 अधिक, यानी इनके दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10 के बराबर है। ये यूनिट में है अभी। 5 से काटोगे 5 से 35 बन गया कितना यूनिट? 7 यूनिट। इसको 7 से काटोगे 7 पचे 35, यानी ये बन जाएगा 5 यूनिट। दोनों के बीच का डिफरेंस 10 के बराबर है, यानी 5 घटा दोगे तो बचे कितना? 2 यूनिट। और 2 यूनिट कितने के बराबर? 10 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी? 5। और आपको बताना क्या था? संख्या बतानी थी। संख्या हमने मानी क्या थी? 35, यानी 35 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो संख्या आपके सामने आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपके सामने 5 है तो 35 यूनिट की वैल्यू जानने के लिए संख्या को 5 से गुणा कर देंगे। 5 पचे 25 की 5 कैरी आएगा 2 और 5 3 15 16 17 18। सही है। 5 पचे 25 की 5 कैरी 2 बचेगा, 5 3 15 16 17 175 आएगा। तो संख्या क्या आ जाएगी? 175 आ जाएगी। यदि आप x मान के करना चाहते हैं तो गलत नहीं होगा। आप यहाँ x मान लो, जहाँ जहाँ 35 दिख रहा है वहाँ वहाँ x रखो, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, उससे भी लग जाएगा, गलत नहीं होगा। हमने 35 मान के किया, कुछ लोग 70 मान लेंगे। बस ऐसा डिजिट मानना जो 7 और 5 से कट जाए, तो आप 35 मानो या 70 मानो या x मानो, सबसे आंसर सेम आएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है तो आप किसी भी तरह लगाओगे आंसर गलत नहीं आएगा, सही आएगा। अगला हम लोग देखेंगे अब 4 नंबर प्रश्न, ठीक है। चार नंबर प्रश्न है, देखो 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 63 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर कितना आएगा बताइए। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम संख्या। इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान से देखोगे, 3 क्रमागत तो हैं लेकिन कैसी हैं?
तीन क्रमागत संख्याएं नहीं, तीन क्रमागत विषम संख्याएं हैं जो 3 से कट भी रही हैं। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 63 है। तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? यदि आप 63 को करते हैं 3 से भाग, 3 से भाग करोगे तो बीच का नंबर निकल के आएगा। इसका मतलब है बीच की संख्या आएगी तो ये 3 संख्याएं थी, तो तीनों संख्याएं हमने ऐसे बना दी। इसको भाग करो, कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 21 तो ये बीच की वैल्यू आ गई। इससे पहली वाली एक संख्या जो होगी, जो सबसे छोटी संख्या होगी, और ये सबसे बड़ी, इसका मतलब आपको ये नंबर बताना यहाँ पर क्या आएगा। और ये कैसी संख्या है? तीनों 3 से डिविजिबल हैं। तो 21 से पहले कौन सा नंबर होगा जो 3 से कटेगा? तो आप कहेंगे कि ये 18 है। 18 से अगला क्या है? तो 21 से अगला क्या है? 24 है। लेकिन एक शर्त देखो, क्या ये शर्त पूरा हो रही है आपके हिसाब से? अगर 24 आंसर आ रहा हो तो देखिए 3 क्रमागत विषम संख्याएं और 24 सम संख्या, क्योंकि ये 2 से कट जाएगी, और 18 भी कैसी संख्या है? सम संख्या है, जो कि 2 से कट जाएगी। और एक शर्त ये वाली भी नहीं पूरा हो पाएगी, क्योंकि तीनों संख्याओं का योग 63 है और इनका जोड़ने पर योग 63 नहीं बन रहा है। तो आप यहाँ पे 18 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 18 कैसी संख्या? सम संख्या। तो 18 यहाँ पर नहीं लिख सकते हो, 24 यहाँ पर नहीं लिख सकते हो। तो 18 से पहले कौन सी संख्या होगी जो 3 से कट रही होगी? 15 होगी। देखो 15 भी 3 से कट जाएगी और विषम भी है। 15 के आगे ऐसा कौन नंबर है जो विषम भी हो और 3 से कट भी रहा हो? तो 21 है। 21 से अगला कौन सा ऐसा विषम नंबर है जो 3 से कट भी रहा हो और विषम संख्या भी हो? तो हम लोगों ने जोड़ा था 24 आया, तो 24 में और 3 जोड़ दो। 24, 25, 26, 27। इसका मतलब है 27 सबसे बड़ी संख्या होगी। यही हमारा आंसर हो गया इस प्रश्न का। और तीनों संख्याओं का योग 63 बनना चाहिए। आप 27, 21 और 15 को जोड़कर योग 63 भी बना देंगे, और 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 63 बन जाएगा। उसमें से सबसे बड़ा नंबर पूछेगा तो 27 टिक करना, 24 करोगे गलत हो जाएगा। सबसे छोटा सा नंबर पूछेगा 18 करोगे तो गलत हो जाएगा, सबसे छोटा 15 आएगा। सही है, ये क्वेश्चन थोड़ा सही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑफलाइन वाली क्लास में इसका आंसर 24 बता रहे थे। सही है, अगला देखेंगे अब। देखो 5 नंबर प्रश्न क्या है? लिखा हुआ है, जब पंखों की कीमत में 20% की वृद्धि, अच्छा 20% की कमी, 20% की कमी की गई। जब पंखों की कीमत में 20% की कमी की गई तो पंखों की बिक्री 40% बढ़ गई। 40% बढ़ गई तो कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? कुल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? ये प्रश्न है। देखो कह रहे हैं कि जब पंखों की कीमत में 20% की कमी हुई है तो जाहिर सी बात है, अगर रेट गिरा है तो डिमांड बढ़ेगी ना। अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। कीमत 20% कम हुई, जिससे कि पंखों की बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई। आपको बताना है कि ओवरऑल बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसको लगाने के कई तरीके हैं। कुछ लोग इसको a + b - ab/100 से भी कर लेते हैं, कुछ लोग 100 मान के भी कर लेते हैं, कुछ लोग सेक्शन से भी कर लेते हैं। हम आपको जो अच्छा तरीका है वो बता देते हैं। अगर आप कहेंगे तो दूसरा भी बता देंगे। देखो सबसे पहले आप इसको 100 मान के करना सीखे। देखिए अगर आप पहले 100 मान लें, अब ये 100 क्या माना है? आप 100% मान लो, और कह रहे हैं कि पहले 20% कमी हुई है तो आप 100 से कम कर लें, यहाँ लिख लें 80/100। और फिर 40% बिक्री बढ़ी है तो 40% 100 में बढ़ा के लिख दें। कम होगा 100 से कम कर लेंगे, बढ़ेगा 100 में बढ़ा लेंगे।
इसको अगर ये 100 से ये 100 काट दो और ये 00 से 00 काट दो, 14 अट्ठे कितना हो जाएगा? 112 ही होता है ना, 14 अट्ठे 112। तो देखो हमने 100 माना था और बढ़ के कितना हो गया है? 112। इसका मतलब है कि बिक्री में 12% की क्या हुई? 12% की वृद्धि हुई है। या तो आप इसको ऐसे लगा दो, 12% की वृद्धि हुई है, ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ा है? तो 12% की वृद्धि हो गई बिक्री में। यदि आप ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं, फ्रैक्शन वाली वैल्यू से लगाना चाहते हैं, जब भी सही बटे में वैल्यू आती है तब हम लोग फ्रैक्शन वाले तरीकों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आप उससे करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं? देखो, आप सबसे पहले देख ले प्राइस, जो इसका प्राइस है वो 20% क्या हुआ है? कम हुआ है। 20% की वैल्यू कितना होती है? 20 पंचे 100, 1/5। और जो डिमांड है यानी बिक्री है वो क्या हो गई है? अच्छा, बिक्री लिख दें या सेलिंग लिख दें? डिमांड ही लिखो, ठीक है। 40% की फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0 से 0 कटेगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2/5 हो जाएगा। अब इधर समझो, इसका ये मतलब कि पहले एक पंखा 5 रुपए का पड़ता था, अब 1 रुपए की कमी हो गई, ये कमी हुई और ये वृद्धि हुई। कमी हुई है तो इसका मतलब अब एक पंखा 4 रुपए का पड़ रहा है। पहले बिकते थे 5 पंखे, अब 2 ज़्यादा बिकने लगे तो अब कितने पंखे बिक रहे हैं? 7 पंखे बिक रहे हैं। पहले 5 रुपए के एक पंखा था और 5 पंखे बिकते थे, इसका मतलब है कि हमारे पास 25 रुपए कलेक्ट होता था। अब 4 रुपए के एक पंखा लेकिन बिक 7 जाते हैं तो इसका मतलब हमारे पास 28 रुपए कलेक्ट हो रहा है। तो देखो, पहले 25 रुपए आता था, अब 28 रुपए आने लगा है, तो क्या हुई? वृद्धि हुई है। 25 से 28 हो गया, कितना बढ़ा है? 25, 26, 27, 28, 3 बढ़ा है। तो वृद्धि बतानी थी आपको ना, वृद्धि का प्रतिशत बताओगे कितना वृद्धि हुई? 3 की वृद्धि हुई, कितने से? 25 से, और 100 से गुणा कर दो। 25 चौको 100 और 3 चौक 12, 12% की वृद्धि हुई। चाहे आप इस प्रश्न को ऐसे कर लें, और ये तरीका आप तभी लगाएंगे जब आपको 2% पता हो। जैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक सिनेमा हॉल की टिकटों की बिक्री मूल्य में इतने % की कमी कर दी गई, जिसकी वजह से टिकट की बिक्री इतने % बढ़ गई है, तो उसके कलेक्शन में टोटल कितने % का परिवर्तन हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन जो फ्रैक्शन में रहे, 33 से 1/3, 16 से 2/3 और 11 से 1/3, 33 से 1/3, इस तरह की वैल्यू जब आए तो आप इसको ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। बाकी करने को आप किसी भी तरीके से कर रहे हो, आंसर आ रहा है तो सही है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6ठा नंबर। 5 नंबर तक के क्वेश्चन हो गए हैं, 6ठवां क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, 6ठवां क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए और 42% अंग्रेजी में फेल हुए, अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो दोनों विषयों में पास छात्रों का प्रतिशत क्या है? प्रतिशत क्या है? देखिएगा क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हुए हैं और 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए हैं। यदि 20% छात्र
दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो दोनों विषयों में पास छात्रों का प्रतिशत क्या है ये बताना है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग वेन डायग्राम से कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। देखेंगे इनको कैसे करेंगे। आप इसका वेन डायग्राम ऐसे बनाइए, एक मैथ का और एक इंग्लिश का। ये वाला जो है ये मैथ को दर्शाएगा और ये वाला दर्शाएगा इंग्लिश को, और ये वाला बोथ को, जो बीच में क्रॉस करके बनाए। अब देखो आपके सामने क्या क्या डाटा है। कह रहा है कि 34% छात्र जो है गणित में फेल हो जाएगा। अभी इसको मत लिखो। 42% अंग्रेजी में फेल हो जाएगा, इसको भी मत लिखो। कह रहे हैं कि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल है, इसका मतलब 20% छात्र गणित में भी और अंग्रेजी में दोनों में फेल है। तो अब 20% यहाँ पे लिख दो, ये 20% लिखा है। 20% छात्र दोनों में फेल है। अब देखो गणित में टोटल 34% बच्चा फेल है और गणित वाले सर्कल में पहले से ही 20 आ गए, तो कितना हो आएगा 14 आएगा। या यूँ कह लो कि 34 से ये 20 घटा के 14 यहाँ लिख दिया है। और अंग्रेजी वाले में 42% बच्चा फेल है तो 42 में से 20 पहले से लिख दिया गया, इसका मतलब यहाँ 22 लिख दो। 22% छात्र अंग्रेजी में हो गया। अब देखो अंग्रेजी में ये जो 22% छात्र हैं, ये 22% छात्र ऐसे हैं जो केवल और केवल अंग्रेजी में फेल हैं, और ये 14% छात्र ऐसे जो केवल और केवल गणित में फेल हैं। और ये जो 20% छात्र हैं ये गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हैं। अब बीच में आपने फेल बच्चों की संख्या लिखी है, तो इधर गणित में फेल और इधर अंग्रेजी के फेल रखना। अगर ये दोनों विषयों में पास बच्चों का परसेंटेज होता तो फिर गणित में पास बच्चों का परसेंटेज और अंग्रेजी में पास वाले बच्चों का परसेंटेज ये रख सकते थे। अब ये भी फेल परसेंटेज, ये भी फेल, ये भी फेल, तो इन सबको जोड़ोगे तो ये पता चल जाएगा कि टोटल कितना % बच्चा फेल हुआ है। अब इसको जोड़ोगे तो 20, 20, 40, 50 और 50, 4, 54 और 54 दो कितना 56% बच्चा क्या हुआ है, 56% बच्चा फेल है। और हमने ये नहीं पूछा कितना फेल। अगर पूछा जाता कितना % बच्चा दोनों विषयों में फेल हुआ है तो इसका 56% आंसर सही होता। लेकिन आपको बताना है कितना % बच्चा पास है, तो पास परसेंटेज अगर आपको बताना है तो टोटल परसेंटेज होता है 100%। 100% से अगर 56% बच्चा फेल है तो घटा लोगे तो इसका मतलब है कि दोनों विषयों में 44% बच्चा पास है। और मैंने यही पूछा था कि दोनों विषयों में कितना % बच्चा पास है, तो सही उत्तर इसका क्या आएगा 44% बच्चा दोनों विषयों में पास है। सही है। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। सही है, समझ में आ रहा होगा, सारे क्वेश्चन इजी हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। लिखा हुआ यदि 27 की पावर 2x - 1 बराबर है 243 की पावर 3 हो तो x का मान क्या है, हो तो x का मान क्या है, ये प्रश्न का आंसर बताना है आपको। x की वैल्यू निकालनी है। इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो 27 की पावर 2x - 1 लिखा है और 243 की पावर 3 लिखा है। ऐसा करते हैं कि पावर में x लगा है, इसका मतलब पावर कंपेयर करने पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं इसका बेस बराबर कर देते हैं। जब बेस बराबर होता है तो आप पावर जो है इनकी जो इनको आपस में क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। पावर बराबर कैसे करेंगे, देखो ये 3 की पावर अगर 27 दिख रहा है, सॉरी 27 दिख रहा है, तो आप ये तो जान ही सकते हो कि 3 का क्यूब है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी 3 की पावर 3 लिख दोगे तो 27 हो जाएगा। तो इसको लिख दो 3 की पावर 3 और ऊपर लिख दो 2x - 1 बराबर 243 को क्या लिखोगे 3 की पावर 5। ये हमको याद है, अगर आपको नहीं याद है तो याद भी कर सकते हैं। ये इसके गुणनखंड करके आप निकाल सकते हैं। 3 की पावर 5 करते हैं तो 243 आता है, इसके ऊपर पावर 3 कर लेंगे। पावर के ऊपर पावर होने पर आपस में गुणा हो जाता है, तो 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 दूनी 6 x माइनस कितना 3 और बराबर में 3 की पावर 5 तय कितना 15। देखो जैसे ही बेस बराबर हो गए, जैसे बेस बराबर होंगे आप पावर को आपस में कंपेयर कर सकते हो। तो आप नीचे क्या लिख लें
6x माइनस 3 बराबर में 15, और ये 3 इधर माइनस में इधर करोगे तो हो जाएगा 18। तो तुम्हारे सामने क्या आएगा जानते हो? 6x बराबर में आ जाएगा 18। ये 3 जो इधर माइनस में था ना, इसको प्लस में कर दिया। अब 6 से काट दोगे कितना? 6 3 18, यानी x की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी? 3। और मैंने प्रश्न में यही पूछा था कि x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। आसान प्रश्न है। चलिए अगला देखेंगे 8 नंबर प्रश्न। सही है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी भेजते रहें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी, वह छोटी सी छोटी संख्या जिसे 10 के वर्ग तथा 11 के वर्ग के योग में जोड़ने पर परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर बताना है आपको जो 10 के वर्ग तथा 11 के वर्ग में 10 के वर्ग तथा 11 के वर्ग के योग में जोड़ दिया जाए तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो, कह रहा है कि एक ऐसा नंबर आपको जोड़ना है, और जोड़ना का है में 10 के वर्ग और 11 के वर्ग के योग में। इससे जो योग प्राप्त होगा तो क्या प्राप्त होगा? 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और 11 का वर्ग हो जाएगा 121। 121 दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 221। इस 221 में एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर जोड़ दो जिससे कि पूर्ण वर्ग संख्या आपको प्राप्त हो। 221 बिल्कुल छोटा नंबर है। आपको इतना तो पता ही है कि 221 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होता है? तो 15 का वर्ग 225 होता है, जो 121 से जस्ट आगे वाला है। तो अगला जो है 225 नंबर है, और ये 15 का वर्ग है। 15 का वर्ग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 225, और 121 में कितना जोड़ दें? क्योंकि 121 से जस्ट आगे 225 ही एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण वर्ग है। 221 के बाद तो बहुत नंबर है जो पूर्ण वर्ग बनेंगे, लेकिन जस्ट तुरंत आगे वाला। तो कितना और जोड़ना पड़ेगा? इसमें 4 और जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 10 और 11 के वर्ग के योग में यदि 4 जोड़ दिया जाए तो जो भी प्राप्त होगा वो किसी न किसी का परफेक्ट वर्ग संख्या होगा। सही है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। कोई भी क्वेश्चन हम अपने आप से नहीं लिख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में जैसे लिखे थे हम ऐसे हूबहू उतार लिए। 8 नंबर तो हो गया था। अब देखेंगे 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान है। लिखा हुआ है 122 की पावर 173 में इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है। देखो, इकाई के अंक के बारे में आपको एक बेसिक चीज़ बता रहे हैं, उसको समझ लेते हैं पहले। जैसे मान लो, एग्जाम्पल समझो फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। यदि मान लो 105 की पावर 73, इसमें इकाई का अंक पूछेगा तो क्या आएगा? 5 आएगा। यदि आपके सामने 101 की पावर 85 लिखा है तो इसकी क्या आएगा? इकाई का अंक 1 आएगा। यदि आपके सामने 106 लिखा है, उसकी पावर लिख दो आप 105, तो इसमें इकाई का अंक 6 आएगा।
यदि आपके सामने लिखा 107 की पावर 93 तो इसमें इकाई का अंक 7 आएगा। ये हम कैसे लिख रहे हैं, आपको याद रखना है कि यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर, यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6, यहाँ 7 नहीं होगा। यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे 0, 1, 5, 6 है तो उसके ऊपर पावर कुछ भी लगा दो, इसके इकाई का अंक नहीं बदलता है। जैसे 105 की पावर 73 लिखा है तो इसके ऊपर 73 लिखा हो, 75 लिखा हो, 173 लिखा हो, इसके इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। सेम कंडीशन 1 के साथ है, सेम कंडीशन 6 के साथ और सेम कंडीशन 0 के साथ है। तो आपको याद रखना, यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे यदि 0, 1, 5, 6 है तो पावर कुछ भी लगी हो, इकाई का अंक हमेशा वही होगा जो इकाई के अंक पर है। यदि इन 4 के अलावा कोई दूसरा नंबर है तो पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ता है। और 4 को डिवाइड करने के बाद होगा क्या, अगर आप किसी संख्या को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या होगा, या तो 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा, या तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा, या तो 2 बच जाएगा, या तो 3 बच जाएगा, और 4 बचेगा नहीं, क्योंकि 4 अगर बचेगा तो एक बार और चला जाएगा 4 का टेबल। तो करना क्या होगा, यदि आप पावर को 4 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर बचता है 1, तो जो संख्या बेस में लिखी उसके इकाई के अंक पे जो होगा उसके ऊपर पावर 1 लगा देंगे, वही इकाई का अंक होगा। यदि रिमाइंडर 2 बचा है तो पावर 2 लगाएंगे, यदि रिमाइंडर 3 बचा है तो पावर 3 लगाएंगे। लेकिन यदि रिमाइंडर 0 आया है तो पावर आपको 0 ना लगा के 4 लगाना होता है। समझ में नहीं आ रहा होगा, लिख के बताते हैं। देखो आपको, जैसे आप इस क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है 0, 1, 5, 6 तो नहीं है, यहाँ इकाई के अंक पे क्या है, यहाँ इकाई के अंक पे 2 है, तो आप ये 2 उतार लें और फिर 173 को 4 से भाग करके रिमाइंडर देखें कितना आ रहा है। यदि रिमाइंडर 1 आएगा तो जो भी इकाई के अंक पे अंक लिखा होगा उसके ऊपर आप पावर लगाओगे 1। यदि रिमाइंडर 2 आएगा तो उस संख्या के इकाई के अंक पे पावर लगाओगे 2। यदि रिमाइंडर 3 आए तो उस संख्या के इकाई के अंक पे पावर लगाओगे 3। यदि रिमाइंडर 0 आएगा तो उस संख्या के इकाई के अंक पे लिखोगे, इकाई के अंक पे पावर लगाओगे 4। बस यही बात आपको याद रखनी है। और 173 को 4 से भाग करना है। तो ये भी आपको पता होगा, यदि किसी भी संख्या के इकाई के 2 अंक 4 से डिविजिबल हैं तो संख्या कितनी भी बड़ी हो वो 4 से पूर्णतया कट जाएगी। तो हम केवल 73 में 4 का भाग लगाएंगे, तो 4 से करेंगे तो 4 1 4, बचे कितना 4, 5, 6, 7, 33 हो जाएगा। 4 8 32, रिमाइंडर बचा 1। तो आप इस संख्या के ऊपर पावर लगाएंगे 1, क्योंकि बताया यदि रिमाइंडर 1 बचता है तो संख्या के ऊपर पावर 1 लगेगी, 2 बचता है तो 2 लगेगी, 3 बचता है तो 3 लगेगा। लेकिन यदि 4 का डिवाइड पूरी तरह से हो जाता है तो पावर फिर 0 नहीं लगेगा, फिर पावर 4 लगेगा। बस यही वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना होता है। अब 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही आएगा, तो इसका मतलब इस संख्या के इकाई के अंक पे क्या आएगा, 2 आएगा। सही है, इस चीज़ को याद रखना। 0, 1, 5, 6 है तो पावर में कुछ भी लिखा हो, इकाई का अंक वही होगा जो इकाई के अंक पे लिखा हुआ है। यदि 0, 1, 5, 6 के अलावा कोई दूसरा अंक है तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचने पर इकाई के अंक पे पावर 1, 2 बचने पर 2, 3 बचने पर 3 और 0 बचने पर इकाई के अंक पे पावर 4 लगाते हैं, तो इकाई का अंक आपको पता चलेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर। दस नंबर प्रश्न आपका कैसा है देखेंगे। लिखा हुआ है ए, बी और सी, ए, बी और सी की औसत आयु 10 वर्ष है। औसत आयु 10 वर्ष है। यदि ए और सी की औसत आयु 9 वर्ष है, 9 वर्ष है, तो बी की आयु कितने वर्ष है। बी की आयु कितने वर्ष है, बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। ए, बी और सी की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि ए और सी की औसत आयु 9 वर्ष है तो बी की आयु कितने वर्ष है। देखो
ए प्लस बी प्लस सी। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। औसत कितना पता है? 10। ये नंबर है लोगों के। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ये इनका एवरेज है। जब आप किसी भी, जैसे मान लो 4 संख्याओं का औसत 5 है, तो अगर 4 और 5 का गुणा करेंगे तो 4 संख्याओं का योग मिल जाएगा। उसी तरह 3 लोग हैं, एक लोग ए है, एक लोग बी है, एक लोग सी है। वो तीनों लोगों का औसत 10 है, तो 3 को 10 में गुणा करोगे तो आपको योग मिलेगा कितना? 30 वर्ष। इसका ये मतलब हुआ कि ए बी और सी तीनों लोगों की जो आयु का योग है वो 30 वर्ष है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब लोग 10-10 साल के। ठीक है, तीनों लोगों की आयु का योग आपको 30 पता है, ना कि तीनों लोगों की अलग अलग आयु पता है। तो ए प्लस बी प्लस सी की आयु का योग 30 वर्ष आ गया। उसके बाद ए और सी, ए और सी यानी 2 लोगों का औसत बता है 9। 9 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 18 वर्ष। यानी ए और सी की आयु का जो योग है वो कितना है? 18 वर्ष। यदि आप ए प्लस बी प्लस सी की आयु के योग में से ए और सी की आयु के योग को घटा दोगे तो किसकी आयु बचेगी? बी की आयु बच जाएगी। बी की आयु कितने वर्ष आएगी? घटा दो आप 18, सॉरी 30 से 18 घटाओ, कितना बचेगा? 18 19 20, बच जाएगा 12 वर्ष। इसका मतलब है कि बी कितने साल का है? तो बी है 12 साल का। समझ गए होंगे। यदि आप संख्या को एवरेज से गुणा करोगे तो योग पता चलेगा। ए बी सी 3 लोग थे, उनकी औसत आयु 10 वर्ष से गुणा किया तो तीनों लोगों की आयु का योग 30 वर्ष पता चल गया। ए और सी 2 लोग थे, उनकी औसत आयु 9 वर्ष से गुणा किया तो इनकी आयु का योग 18 वर्ष पता चल गया। ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोगों की आयु के योग में से यदि हम ए और सी की आयु के योग को घटा देंगे तो बी की आयु बच जाएगी कितने साल? 12 साल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना आएगा? 12 साल। चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। देखेंगे 11 नंबर। ग्यारह नंबर प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने। लिखा है दो प्रत्याशी, दो चुनाव वाला प्रश्न है। दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव में वह प्रत्याशी जिसे कुल पढ़ने वाले मतों का 62% मत मिले, 288 मतों से जीत गया। 288 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या बताओ। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी ये बताना है। देखो, एक चुनाव हुआ, उसमें दो प्रत्याशी से, जीतने वाले प्रत्याशी ने टोटल 62% मत प्राप्त किए और 62% मत प्राप्त करने के बाद वह 288 मतों से चुनाव जीत गया। तो कुल मतों की संख्या बताना है कि टोटल कितने मत पड़े थे। ठीक है, इसको कैसे लगाओगे? देखो, आप टोटल मानेंगे 100% मत। इस 100% में दो प्रत्याशी हैं, एक जीतने वाला और एक हारने वाला, क्योंकि जीतेगा तो एक जीतेगा और एक हारेगा। ठीक है, जो जीता है कह रहे हैं कि वो 62% मत पाया हुआ है। अगर जीतने वाला 62% मत पाया हुआ है तो हारने वाला कितना परसेंट मत पाएगा? 62 में 8 जोड़ोगे 70, ये वाला पाएगा 38। ये हारा, जो हार गया है प्रत्याशी, वो कितना परसेंट मत पाया हुआ है? 38%।
जीतने वाला 288 मतों से जीत गया है, इसका ये मतलब नहीं कि जीतने वाले के पक्ष में 288 मत पड़े हैं। इसका ये मतलब है कि जीतने वाला प्रत्याशी हारने वाले की तुलना में 288 मत ज़्यादा प्राप्त किया है। जैसे मान लो कि हम दोनों लोग अगर चुनाव लड़े, अगर 100 मत आपको मिले और 100 हमको भी मिल जाए, तो अभी जीत डिसाइड नहीं होगी। डिसाइड कब होगा? जैसे हमको 105 मिल जाए और आपको मिले 100, तो इसका मतलब हम 5 वोटों से जीत गए और आप ये कहेंगे कि हम 5 वोटों से हार गए। तो ये जो 288 वोट ज़्यादा पाया है हारने वाले की तुलना में, और ऐसा 288 मत ज़्यादा क्यों पाया है? क्योंकि देखो आप परसेंटेज में कितना ज़्यादा पाया हुआ है, तो इन दोनों परसेंटेजों को आपस में घटा लो। 38, 39, 40 और 40 के बाद 50, 60, 20, 2 22, 2 24, 24% का डिफरेंस यहाँ आ रहा है। इस 24% की वजह से इसको 288 मत ज़्यादा मिले। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि 24% की वैल्यू कितने के बराबर है? 288 के बराबर है। यदि अगर आपसे पूछे कि कुल मतों की संख्या बताओ, तो आप 100% की वैल्यू निकाल दो। यदि आपको 24% की वैल्यू 288 पता है, तो आप 100% की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। और हमसे यही पूछा गया था कुल मतों की संख्या कितनी है। आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि जीतने वाले प्रत्याशी के मत में, जीतने वाले प्रत्याशी के पक्ष में कितने वोट पड़े हैं, तो आप 62% की वैल्यू निकालते। आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि हारने वाले प्रत्याशी को टोटल कितने मत मिले, तो आपको 28% की वैल्यू निकालनी होती। फिलहाल हमसे पूछा गया है कुल मतों की संख्या बताना था, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 288 बटे में 24 और गुणे में 100, 4 से काट देंगे, 4 छंग 24 और 4 से काट देंगे 4 25 हम 100। 6 से इसको काट दो, कितनी बार जाएगा? 6 चौको 24 और 6 अठे 48, गुणा कर दो कितने से? 25 से। 25 अठे कितना होता है? 200, कैरी बचेगा कितना? 20 और 25 चौको 100 हो जाएगा 120। यानी टोटल कितने मत पड़े थे वहाँ? 1200 मत पड़े थे टोटल। और हमसे यही पूछा गया था कि कुल मतों की संख्या बताओ, तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर कितना आएगा? 1200। यदि जीतने वाले प्रत्याशी के पक्ष में पूछे जाते तो हम लोग 62% की वैल्यू निकालते, और हारने वाले प्रत्याशी के वैल्यू पूछी जाती कि हारने वाले प्रत्याशी को टोटल कितने मत मिले हैं, तो हम लोग 38% की वैल्यू निकाल रहे होते। सही है। अगला प्रश्न देखेंगे अब 12 नंबर। आप लोग ये भी बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, कमेंट के माध्यम से। देखेंगे 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने। यदि A अनुपात B बराबर 2:3 है और B अनुपात C बराबर 3:7 है, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा? कुछ नहीं करना, बस अनुपात आपस में मिलाने हैं, और अनुपात मिलाना आपको आता ही होगा, नहीं आता होगा तो अभी सीख लेंगे। बताया गया है आपको A अनुपात B की वैल्यू कितना? 2:3, और फिर बताया गया है B अनुपात C की वैल्यू 3:7। पूछा गया है आपसे A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना होगा, ये आपको बताना था, यही बताना था। अनुपात मिलाते कैसे हैं? देखो यहाँ पर A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 3 है। फिर देखो यहाँ B की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू कितनी है? 7 है। B की वैल्यू दोनों जगह देखो सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। A की वैल्यू लिख देते हैं 2 और B की वैल्यू लिख देते हैं 3 और C की वैल्यू लिख देते हैं 7। लेकिन कैसे ऐसे हुआ? आप अगर मिलाते हैं तो देखो मिलाने का क्या क्या तरीका है। A के नीचे A लिखो और B के नीचे B लिखो, फिर से B की वैल्यू पता है, B के नीचे फिर से B लिखो और C की वैल्यू 7 लिखो। हालांकि यहाँ B बराबर है, मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही पता चल रहा है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। देखो 3 का इधर गुणा कर देना, फिर इसका इधर कर देना, उल्टा n की तरह बन जाता है कुछ। 3 का इधर करोगे हो जाएगा 6 और 3 तरीका हो जाएगा 9 और 7 तरीक हो जाएगा 21। इसको फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 तरीका 9 और 3 सते 21। तो देखो आपके सामने A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2:3:7 आ जाएगा। यहाँ B की वैल्यू बराबर थी दोनों जगह, तो ऐसे ही दिख रहा था कि A का मान 2 है और B का मान 3 है
और सी का मान 7 है, तो आप ऐसे ही लिख सकते थे कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। यदि b की वैल्यू इस जगह पे 3 होती है और इस जगह पे कुछ और होती 3 के अलावा, तो गुणा करके हम लोग क्या करते हैं, अनुपात बना लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको बताते हैं इस क्वेश्चन के अलावा। फिलहाल इस वाले क्वेश्चन का आंसर 2 अनुपात 3 अनुपात 7 ही होगा। मान लो इस वाले 1 2 की जगह पे हम यहाँ बना देते 4। अब अगर इस प्रश्न का आंसर पूछे आपसे कोई कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, तो इसका आंसर किस किस तरीके से कर सकते थे। देखो, एक तरीका तो यही पुराना वाला ए बी सी लिखते ए बी का ऐसे, और बी के नीचे फिर लिखते आपकी बार 4 और यहाँ लिखते 7। यहाँ हो जाता 4 दूनी कितना 8, और यहाँ हो जाता 4 तीन कितना 12, और यहाँ हो जाता 7 त्रिक 21। तो आपके सामने अनुपात बनता ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 8 अनुपात 12 अनुपात 21। ऐसे मिला सकते थे। या अगर आप ऐसे ना मिलाना चाहते तो पता कैसे मिल जाते थे, फिर मिलाते ऐसे कि देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, बी दोनों जगह है, तो बी का मान दोनों जगह सेम होना चाहिए, क्योंकि बी वही बी यहाँ है, वही बी यहाँ है। तो इस तरह की कंडीशन में करते क्या है कि नीचे वाला जो 4 इससे ऊपर गुणा कर देते हैं और बी की वैल्यू यहाँ पे 3 से कर देते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ कितना हो जाएगा 4 तीन 12। इसको अंदर गुणा करोगे फिर कितना हो जाएगा 3 चौक 12 और 7 त्रिक 21। अब देखो यहाँ बी की वैल्यू 12 हो गई, यहाँ भी बी की वैल्यू 12 हो गई, तो ए की वैल्यू 8 उतार लेते, बी की वैल्यू 12 उतार लेते और सी की वैल्यू 21 उतार लेते, तब भी आपके सामने ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू कितना आ जाती, 8 अनुपात 12 अनुपात 21 आ जाती। सही है, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरह से कर सकते हैं, कभी भी आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। तेरह नंबर प्रश्न इसी तरह का है। देखिए लिखा हुआ है, तीन संख्याओं का योग 68 है। तीन संख्याओं का योग 68 है। यदि पहली और दूसरी 2:3 तथा दूसरी और तीसरी 5:3 के अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में है, तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है ये बताना था। तीन संख्याओं का योग बता दिया गया, पहली दूसरी का अनुपात, दूसरी और तीसरी का अनुपात बता के आपसे दूसरी संख्या पूछी गई है। कुछ नहीं करना, बस अनुपात मिला दो, पहली दूसरी तीसरी। पहली और दूसरी का अनुपात कितना बताया गया है, 2:3, तो आप यहाँ लिख दो 2:3। फिर दूसरी और तीसरी का बताया गया, तो दूसरी के नीचे दूसरी फिर से लिखो और लिख दो तीसरी। मिला लो इसको, 5 दूनी कितना 10, 5 तय कितना 15 और 3 त्रिक कितना 9। यानी पहली दूसरी और तीसरी तीन संख्याओं का अनुपात आएगा 10:15:9। और तीनों संख्याओं का योग आपको पता है 68, और आपसे पूछी गई दूसरी संख्या, तो तीनों संख्याओं का योग 68 है, तो तीनों संख्याओं का अनुपात को जोड़ लो, कितना हो जाएगा 10, 20, 30, 30 4 34। और आपसे दूसरी संख्या पूछी गई, इसका मतलब 15 की वैल्यू निकाल दो, 34 का डबल कितना हो जाएगा 68, और 15 दूना कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब है दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। यदि आपसे पहली संख्या पूछे होते तो यहाँ 10 से गुणा करते, यदि आपसे तीसरी संख्या पूछी गई होती तो यहाँ 9 से गुणा करते। आसान है बिल्कुल, 30 आएगा इसका आंसर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। बस लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। देखेंगे 14 नंबर प्रश्न क्या है, ठीक है। चौदह नंबर प्रश्न लिखा हुआ है,
साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, किस वार्षिक दर पर 600 रुपये का 10 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्षों का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे में 100, जहाँ SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, P का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, R का मतलब होता है रेट जो हमेशा परसेंटेज में होता है, T का मतलब होता है वर्ष जो हमेशा साल में होता है। आपको देखो क्या क्या पता है, आपको ये पता है कि 600 रुपये, आपको सबसे पहले तो ये पता चल जाना चाहिए कि आपको बताना कि आपको रेट बताना है, क्या बताना है, रेट आपको निकालनी है, आर की वैल्यू आपको निकालनी है। कह रहे हैं कि 600 रुपये, तो 600 रुपये प्रिंसिपल वैल्यू, तो आप प्रिंसिपल वैल्यू की जगह लिख दो 600, रेट आपको निकालना ही है, टाइम आपको दिख रहा है क्वेश्चन में दिया कितने साल में, 10 साल में, और 10 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 120 रुपये, तो आप सिंपल इंटरेस्ट की जगह 120 रुपये लिखें और बराबर करें और बटे में क्या लिखें 100 लिख दें, रेट निकल जाएगा। यहाँ से 00 से 00 काट सकते हो, इक्वल का निशान बना, ये 0 से ये वाला 0 काट सकते हो, 6 से काट दोगे 6 दूनी कितना 12, तो जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी 2%, तो रेट क्या निकल कर आएगा 2% आएगा। सही है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन ही थे प्रैक्टिस सेट में, बाकी अच्छे क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे अगर प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। अगला और लास्ट प्रश्न है आज का 15 नंबर। देखिएगा, पंद्रह नंबर लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटे है, उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में क्या है, क्या होगी ये बताना है। ये बहुत ही मतलब एक इजी होता है, एक महा इजी होता है, ये महा इजी क्वेश्चन लिखा है। देखो, एक रेलगाड़ी की चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में पता है और आपको मीटर पर सेकंड में बताना है। देखेंगे एक चीज़ समझो पहले, यदि आपको कोई भी स्पीड मीटर पर सेकंड में चाहिए और आपके सामने किलोमीटर प्रति घंटा में लिखी है, तो किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को यदि आप 18/5 से गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी स्पीड। कोई भी स्पीड यदि आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए तो किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। उसी तरह यदि कोई भी स्पीड आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए तो आप मीटर पर सेकंड वाली चाल को 18/5 से गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटे में रिवर्स आ जाएगी। दोनों बातें समझ गए हैं। यदि स्पीड मीटर पर सेकंड में लाना है तो किलोमीटर प्रति घंटे वाली चाल को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि कोई भी चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में लाना है तो मीटर पर सेकंड में आपको पता होगी तो इसे 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको पता काहे में है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पता है, तो आपको लाना काहे में मीटर पर सेकंड में, और आपको पता काहे में किलोमीटर प्रति घंटे की चाल पता है, तो आपको 5/18 से गुणा कर दो तो आपको मीटर पर सेकंड में पता चल जाएगा। तो आप यहाँ लिखो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, मीटर पर सेकंड में जानना है तो 5/18 से गुणा कर दो। 18 के पहाड़ा में कितनी बार जाएगा, 18 चौक 72 ना, तो 5 चौको कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि हमको जो मीटर पर सेकंड में स्पीड बतानी थी वो आंसर में कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन
कि अगर चाल आपसे मीटर पर सेकंड में पूछ लिया जाए तो वो कितना आएगी, 20 मीटर पर सेकंड। सही है। आज के मॉक टेस्ट में केवल 15 क्वेश्चन है। अगला जो तीसरे नंबर का मॉक टेस्ट करवाएंगे उसमें भी आपको हम 15 क्वेश्चन बताएंगे। आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगा और आपको इस क्लास से क्या सीखने को मिला है। यदि सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं अपने भी दोस्तों से। ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।